गुड मॉर्निंग बेटा। आज पिछले लेक्चर तक हमने जब पढ़ा था तो हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट खत्म कर लिया था, फिनिश कर लिया था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड अपनी 11th का। चैप्टर थर्ड का नाम वैसे बुक में लिखा हुआ है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और चैप्टर 4 का नाम है मोशन इन ए प्लेन। तो हम वो बेसिकली दोनों चैप्टर्स को मर्ज करके पढ़ेंगे। दैट कंप्लीट पार्ट इज नोन एज काइनेमेटिक्स। तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं, नाम लिख दिया है चैप्टर थर्ड हमने। चैप्टर थर्ड और फोर्थ मिक्स करके पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स। अब आपको बता दें, यहां से बेसिकली इस चैप्टर थर्ड से अपनी शुरू होती है मैकेनिक्स। फिजिक्स की एक ब्रांच है, मैकेनिक्स शुरू होती है। मैकेनिक्स का मतलब एक ब्रांच है जो पूरा एक एरिया है जहां जो एक तरीके से न्यूटन का डोमिनेटिंग एरिया रहा है। न्यूटन, गैलीलियो, ये सभी जिसको हमने पढ़ा था क्लासिकल फिजिक्स जिसको बोलते हैं, हमने शायद फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल वर्ड में आपको बताया भी था। दिस इज नोन एज क्लासिकल फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात हुई थी, शायद आपको याद होगा। सब बातें जुड़ी रहनी चाहिए तभी फिजिक्स का मजा आता है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात हो रही थी। क्लासिकल फिजिक्स है, न्यूटन इसके राजा हैं। मैकेनिक्स क्या है अब बता दूं आपको, छोटा सा आइडिया मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक यानी कि थोड़ी बड़े ऑब्जेक्ट में बॉडीज के मोशन की बात करेंगे। मोशन हो रहा होगा या होने की कोशिश हो रही होगी। वो ब्रांच जो मोशन और मोशन टू बी को कंसिडर करती है, के बारे में बताती है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। तो पता चला मैकेनिक्स क्या है। आपको लिखना है, आपने आप लिखिएगा। तो अभी मैं चैप्टर का नाम यहां से हटा दे रहा हूं ताकि हम थोड़ी, आपने लिख लिया होगा चैप्टर का नाम। तो मैकेनिक्स आपको पता चला क्या है। वो ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है बॉडीज के मोशन के बारे में या होने वाले मोशन के बारे में। क्लियर। अब बात करते हैं मैकेनिक्स को फर्दर दो या तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है इसको। सबसे पहला पार्ट इसका है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब ये है, या ये ब्रांच क्या है, आपको सारी बातें बस पता होनी चाहिए। पेपर में पूछी नहीं जाती हैं, बस पता होनी चाहिए। काइनेमेटिक्स क्या है। मैकेनिक्स की वो ब्रांच है, मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें बॉडीज का मोशन कंसिडर करते, उन बॉडीज की स्टडी करना जिनमें मोशन हो रहा है। क्या हुआ, लिख देता हूं, डील्स विद बॉडीज अंडर मोशन। उन बॉडीज के साथ MOTION, उन बॉडीज के साथ डील करती है ये ब्रांच जो मूव कर रही हूं, जो मोशन कर रही हूं। अब यहां तक तो बात सिंपल है, बट इसमें एक ट्विस्ट ये है कि इसमें हमें ये जानना जरूरी नहीं होता कि उस मोशन का कॉज क्या है। बात समझ में आई। मोशन हो रहा है, मैंने बोला ये गाड़ी चल रही है, क्यों चल रही है मतलब नहीं है, बस हमें क्या दिख रहा है, ऊपर ऊपर से गाड़ी चल रही है, हम दौड़ रहे हैं, सन घूम रहा है, रिवॉल्व कर रही है अर्थ, ये सब मोशन हमें पता है। हम कह रहे हैं मोशन की बात तो मैं कर रहा हूं, बट ये नहीं कह रहा आपसे कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, और ये क्यों कर रहे हैं यानी वो हमें मतलब नहीं, उससे हमें मतलब नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। विदाउट नोइंग दी कॉज ऑफ मोशन, हमें मोशन का कॉज नहीं मतलब, उससे मतलब ही नहीं है। सिर्फ क्या डील कर रहे हैं, बॉडीज के मोशन को डील कर रहे हैं। अब यहां पर एक बात बता दें, बॉडी मोशन कर रही है, उनकी स्टडी कर रही है, तो फिर बचा क्या, जब मेरे पास कॉज नहीं बचा है तो बचा क्या डील करने के लिए। हम ये बात करेंगे इस पूरी काइनेमेटिक्स में, बॉडी कितना चली, मोशन हो रहा है तो कितना चली, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एक पहला टर्म हम पढ़ेंगे। कितनी तेज चली, तो तेज चली मतलब कितना टाइम लगा उसमें, या फिर मैं बोल सकता हूं कितनी स्पीड है या कितनी वेलोसिटी है। तो क्या क्या बातें होती जा रही है इंपॉर्टेंट इसमें हमारे पास। पहली डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होगी, दूसरी
वेलोसिटी या स्पीड हो गई। तीसरा, एक टर्म आपने सुन रखा होगा एक्सीलरेशन, कितना एक्सीलरेट कर रही है। और फोर्थ टर्म है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम, कितनी देर में चल रही है। टाइम तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया, जब बॉडी मोशन कर रही है तो टाइम इंपॉर्टेंट हो गया। तो यानी कि इस पूरी काइनेमेटिक्स में 4 बातें हम सीखनी है, हमें सिर्फ 4 बातें। और पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है, पेज पलटेंगे एनसीईआरटी की, बहुत बड़ा पेज है, 4 बातें पढ़नी है। क्या क्या? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम के बारे में बात करेंगे। तो ये 4 बातें होंगी, यानी टाइम इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये हो गई आपकी काइनेमेटिक्स। अब बात करेंगे इसकी दूसरी ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं डायनामिक्स। नाम समझ में आ रहा होगा, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब, डायना का मतलब होता है चलना, दौड़ना। तो डायनामिक्स भी एक ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है मोशन से, बॉडीज के मोशन से डील करती है। बट एक ट्विस्ट है यहां पर, इसमें कॉज पता होना चाहिए। मैं बोला कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ये तो हो गई काइनेमेटिक्स। क्यों कर रही है, अगर मैं उसकी बात करने लग गया तो वो हो जाएगी डायनामिक्स। बात कुछ समझे? तो डायनामिक्स भी क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल पार्ट है। बस क्या नहीं है डायनामिक्स में, ये विदाउट वाला वर्ड हटा देंगे तो बन जाएगी, क्या बन जाएगी, विदाउट को रिप्लेस कर देंगे बाय नोइंग दी कॉज ऑफ मोशन। मोशन का अगर कॉज पता है, दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स। सिंपल, आप लिख पाएंगे। थर्ड आती है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब, अच्छा इसमें भी मोशन हो रहा है, तो इसमें अब इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी मोशन के लिए जरूरी है फोर्सेस का होना। तो डायनामिक्स में क्या इंपॉर्टेंट हो गया, जरा आपको बता दें। काइनेमेटिक्स में तो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर बता दिए थे, डायनामिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है आपको लिखने हैं बच्चे, ये बहुत जरूरी है, पूछ दी जाती है। काइनेमेटिक्स के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या हैं, किनको जज करेंगे वो आप लिख लेना। डायनामिक्स में वो सभी इंपॉर्टेंट हैं जो काइनेमेटिक्स में थे, प्लस तो मैं लिख सकता हूं काइनेमेटिक्स प्लस फोर्सेस। फोर्सेस और एक पैरामीटर ऐड हो गए हैं, बिकॉज किसी बॉडी का मोशन होता फोर्सेस की वजह से, और मुझे कॉज अगर पता करना है तो फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। तो काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स प्लस फोर्सेस क्या बन गए, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर डायनामिक्स। यहां पर फोर्स का कंसेप्ट आ जाएगा, जो हमारा अगला चैप्टर 5th चैप्टर होगा, विच इज लॉज ऑफ मोशन। आगे वाले सभी चैप्टर्स में हम फोर्सेस की बात करेंगे। अब आती है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या है, रुकी हुई बॉडी की स्टडी करना। स्टैटिक्स का मतलब क्या है, बॉडीज एट रेस्ट की स्टडी करना, जो बॉडी रुकी हुई है। लेकिन एक जरूरी बात, रुकी हुई है ऐसे नहीं रुकी हुई है बस, ऐसे नहीं, उन पर फोर्सेस लग रहे हैं बट स्टिल वो रुकी हुई हैं, उन बॉडीज की स्टडी करना स्टैटिक्स कहलाता है। बॉडी पर फोर्सेस भी हैं, स्टिल वो रुकी हुई हैं, तो उनकी उस स्टडी को कहते हैं स्टैटिक्स। अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट हो गया, बॉडी चल तो रही नहीं है, यानी कि स्पीड का मतलब नहीं, सुन लिया, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, किसी चीज का कोई फैक्टर ही नहीं है। ये बिल्कुल हमारे लिए बकवास बातें हैं, क्योंकि बॉडी चल नहीं रही है। अब चल नहीं रही है, फोर्सेस लग रहे हैं, तो सिर्फ क्या स्टडी करना है, इसमें फोर्सेस को स्टडी करना है। तो स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन से हैं, फोर्सेस। अब एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि टाइम इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन विच ऑफ दीज ब्रांचेस, किस ब्रांचेस में टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, स्टैटिक्स में टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये पंचलाइन बना के लिखते रहिएगा, इन दोनों में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, और इसमें कौन है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, फोर्सेस। टाइम इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हो गई हमारी मैकेनिक्स और काइनेमेटिक्स। तो हम अभी पढ़ने क्या जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इतनी बातें सुन ली हैं आपने, हटा रहा हूं, समेट रहा हूं, सब आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन भी लिख ली है, बाकी दोनों भी लिख पाएंगे आप, एक जैसी तो ही है बच्चे। 11th की मैं बात कर रहा हूं, तो बात करना जरूरी है कि आप लोग अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं। आज एक न्यूज़ बता दें आपको, आप लोगों को बतानी जरूरी है कि आपका शायद 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में रिजल्ट भी आ जाएगा। तो रिजल्ट का जो लोग वेट कर रहे हैं उनको भी बता दें, रिजल्ट आने की संभव पॉसिबिलिटीज बढ़ गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिए हैं जितने भी एग्जाम्स बचे हुए थे,
तो वो नहीं होंगे। एक चॉइस दे दी गई है, आप चाहें तो बाद में दे सकते हैं। 10th के तो वैसे ही नहीं होने थे, वो तो दिल्ली में ही होने थे। तो थोड़ा सा मन लगाइए पढ़ने में, पढ़ाई शुरू करिए, टाइम आ चुका है पढ़ने का, बी सीरियस। तो अब शुरुआत करने से पहले चैप्टर की सबसे पहला टर्म जो बहुत खास है पूरी फिजिक्स के लिए आने वाले टाइम के लिए, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी पर हमारी स्टडी डिपेंड करेगी पूरी मैकेनिक्स में, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR। बहुत शुद्ध हिंदी में बोलूं, किसी मोशन को जहां से देखते हैं वो जगह कहलाई जाती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कुछ समझ में आया? किसी मोशन को मैं देख रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां खड़ा हूं, यहां खड़े होकर मैं देख रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां खड़े होकर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखा, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, मैं इस बोर्ड को देख रहा हूं, तो मैं यहां से देख रहा हूं, तो दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप अपने मोबाइल के थ्रू देख रहे होंगे इस बोर्ड को, तो वो आपका फ्रेम, आप क्या हो गए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब इतनी सिंपल लैंग्वेज में फिजिक्स में बात चलती नहीं है, तो थोड़ा सा एडिशन कर दिया। मोशन को देखना है, तो मोशन को देखने के लिए पोजीशंस का पता होना जरूरी है। पोजीशंस का पता होना जरूरी है। पोजीशंस हम, आपको शायद पता होगा, कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में, वाई में, जेड में। क्लियर है? ऐसे ही देखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं। प्लस मोशन देख रहे हैं तो टाइम इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी बातों को मिलाकर मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोला, अभी इसका फायदा नुकसान बताएंगे, इससे बहुत कुछ बदलता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? एन ऑब्जर्वर at the origin of x, y, z coordinate system with a clock। एक क्लॉक के साथ खड़ा हुआ बंदा जो कहां पर खड़ा है? ओरिजिन पे खड़ा है। अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। मैंने बोला आप कोऑर्डिनेट सिस्टम तो जानते ही होंगे, एक्स, वाई और जेड। ये एक राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड में अभी कंफ्यूज मत होना। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें इस पॉइंट को बोलते हैं अपन ओरिजिन, यही बोलते हैं। तो एक बंदा जो कहां खड़ा है? ओरिजिन पर खड़ा है, और उसके साथ क्या है? एक क्लॉक है। उसके साथ क्या है? एक क्लॉक है। तो ये क्या कहलाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फायदा नुकसान समझिएगा। फॉर एग्जांपल, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से ना बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलेगा अगर, तो मोशन बदल सकता है। इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत जरूरी है हम किसी भी बात को करने से पहले। तो पहले इतनी बात आपने सुन ली। अच्छा, एक बात और मैं पूछ दूं, अब आप 11th में हैं तो शायद थोड़ा बहुत जानते भी होंगे कि ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप मुझे बताइएगा एक्स और जेड के बीच एंगल कितना होता है? एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच एंगल कितना है? आई एम श्योर कि 2-4 लोगों ने 120 जरूर बोला होगा, और जिन्होंने 120 बोला है उनको मैं बता दूं कि एक्स वाई जेड आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस देख लीजिएगा कैसे। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड दिस वन इज योर जेड एक्सिस। आई होप आपको दिख रहा होगा। एक्स, वाई और जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस हैं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए पता होना कि तीनों के बीच आपस में एंगल 90 होता है। चाहे एक्स और वाई के बीच बात करें, जेड एक्सिस यहां पर कैसी है? इस बोर्ड के बाहर आ रही है। दिस इज योर जेड एक्सिस। मार्कर मिसप्लेस हो गया इतनी देर में। तीनों के बीच आपस में एंगल कितना है? 90 डिग्री है।
अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से क्या बदल सकता है, जरा वो देखिएगा। ये एक रोड है, रोड के साथ यहां पर एक बहुत सुंदर सा पेड़ लगा है, ठीक है। यहां पर आप खड़े हैं, ये आप खड़े हैं, आपसे पूछा गया इस पेड़ के बारे में कुछ बताइए, मोशन के बारे में। आप क्या बोलेंगे? ये पेड़ कैसा है? रेस्ट पर है, रुका हुआ है, यही बोलेंगे। पेड़ कैसा है? रुका हुआ है। अचानक आपका फ्रेंड आया बाइक से, अब बाइक पता नहीं कैसी बनी है, बाइक से आया, उसने आपको अपने साथ बिठाया और चलता बना, वो आपको लेकर चलता बना। अब आपसे फिर पूछा गया बताइए जरा पेड़ के बारे में। पहले आप कहां खड़े थे? एक रोड पे स्टेबल खड़े थे, आप थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्टेबल थे, रुके हुए थे, पेड़ भी रुका हुआ था, आपने कहा पेड़ रुका हुआ है सर। अब मैंने आपसे बोला आप चल दिए, अब आपसे पूछा, तो आप सब जानते हैं पेड़ आपको कैसा दिखाई देगा, आप आगे जा रहे हैं पेड़ की तरफ दिखाई देगा, पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। क्या आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब बदल गया है? वो क्या हो गया? एक बाइक हो गई है, चलती हुई बाइक, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला तो ये पेड़ का मोशन बदल गया, पेड़ का मोशन बदल गया, पेड़ किधर चलने लग गया? पीछे चलने लग गया। इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला तो मोशन बदल गया। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। और सुनिएगा, अब थोड़ा हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में जाते हैं। मैं ये खड़ा हूं, आपसे पूछेगा कोई कि क्या मैं रुका हूं या चल रहा हूं? ऑब्वियस सी बात है, मैं रुका हुआ हूं, बिल्कुल स्टेबल हूं, यानी मैं रेस्ट पर हूं। आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप कह रहे हैं मैं रुका हुआ हूं। आप उड़ जाएं यहां से ऊपर, कहां पहुंच जाएं? कहां पहुंच जाएं? किसी और प्लेनेट पे पहुंच जाएं टेलीस्कोप के साथ, कैसे पहुंचे? हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करिएगा, आप कहीं ऊपर चले गए, कहीं दूर जाके देख रहे हैं, तो अर्थ रोटेट कर रही है, घूम रही है अर्थ। आप सपोज करिए मून पे चले गए, मून पे चले गए, मून पे जाके आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं मोशन करता हुआ नजर आऊंगा, और मैं मोशन करता हुआ नजर आया, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया। पहले आप यहां थे मेरे साथ, अब आप कहीं और चले गए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला तो मेरा मोशन बदल गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप समझ रहे हैं कितना जरूरी है। एक सबसे खतरनाक बात, सबसे खतरनाक बात, अब पता नहीं आप यहां से देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, मैं अपने हाथ को रोटेट करूंगा और आपको ये बताना है कि मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं या एंटी क्लॉकवाइज। अब ये कैमरा इफेक्ट की वजह से मैं आंसर नहीं दूंगा कि क्या कैमरा इफेक्ट हो रहा है, तो मैं सिर्फ आपके सामने पोजीशन, हाथ को एक तरह से घुमाते रहूंगा, आपको जवाब देना है अपने अकॉर्डिंग। ये मेरा हाथ घूम रहा है, आपको जवाब देना है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। आई थिंक आप में से कई लोग आंसर दे चुके होंगे, ये हाथ में ऐसे ही घुमाते रहूंगा। आपने आंसर दिया, मैं हाथ यूं ही घुमा रहा हूं। अब एक बार मैं टर्न कर गया, अब बोलिए मेरा हाथ कैसे घूम रहा है, आपको क्या लग रहा है? कुछ फर्क पड़ा क्या? क्या अब ये आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है? कैसा नजर आ रहा है? क्लॉकवाइज। और अभी जब मैं घुमा रहा था इसी हाथ को यूं करके, तभी आपको एंटी क्लॉकवाइज लग रहा होगा। आई होप। क्या बदल गया? बदला क्या? अब आप कहेंगे सर मैं तो वहीं बैठा रहा, आप वहीं नहीं बैठे रहे, पोजीशन बदल गई। देखिए अभी आप मेरे आगे हैं, अभी आप कहां हैं? मेरे आगे हैं। अब आप कहां हैं? मेरे पीछे हैं। तो यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया, आप मेरे आगे थे, अब मेरे पीछे आ गए हैं, दोनों सिचुएशन बदल गई हैं, और इस सिचुएशन में आपका मोशन बदल गया, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज बन गया या एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज बन गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से बहुत कुछ बदल जाता है। तो पहली बात तो हमने सीख ली, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। वो ऑब्जर्वर जिसके हाथ में क्लॉक हो, और जहां ऑब्जर्वर खड़ा है वहीं को हम क्या मान लेते हैं? ओरिजिन मान लेते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। इतनी सब डिटेल में हम लोग करेंगे इन बातों को। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। डेफिनेशन सुन लेना ध्यान से, बहुत लाइन सिंपल में। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनकी स्पीड
या तो जीरो होती है या कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट को जानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है तो 10 मीटर पर सेकेंड है, बस चेंज नहीं हो रही। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे कि मैं अभी खड़ा हूं, मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं, मैं चलने लग गया लेकिन कांस्टेंट स्पीड से, तो मैं भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाऊंगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुए, इसके ठीक अपोजिट, जिनकी स्पीड कैसी होती है, वेरिएबल। जिनकी स्पीड कैसी होती है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब अभी 10 मीटर पर सेकेंड है, अगले ही पल 11 हो गई, फिर कहो तो 11:30 हो गई, फिर 12 हो गई। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनकी स्पीड या तो जीरो हो या कांस्टेंट हो वो कहे जाते हैं इनर्शियल। जिनकी स्पीड वेरिएबल हो, स्पीड के साथ आप वेलोसिटी भी ऐड कर सकते हैं, वो अभी हमने ज्यादा डिटेल पढ़ी नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। तो जिनकी स्पीड या वेलोसिटी वेरिएबल हो उनको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये 2-3 बातें हो गई। चलिए आपका एक टास्क है अपने घर में अलग अलग सिचुएशंस में, रियल लाइफ में, घर में जरूरी नहीं है, रियल लाइफ में कई ऐसी सिचुएशंस सीखिएगा, इमेजिन करिएगा जिनमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से मोशन बदल रहा हो और उन सिचुएशंस को कमेंट करिएगा। थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है आपके लिए। क्या करना है, ऐसी बहुत सी सिचुएशंस को इमेजिन करना है जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से मोशन बदल रहा हो या मोशन में चेंजेस आ रहे हों। उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करिएगा एक छोटे से कमेंट में, ठीक है। तो अब इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं हम लोग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आगे बढ़ेंगे। अब कल बेसिकली चैप्टर शुरू होगा जिसमें हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे, पोजीशंस के बारे में जानेंगे, तो वो डिटेल में कल शुरू करेंगे। आज चैप्टर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, बहुत छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा। फिर कल बात करते हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट।